Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we're going to learn Parliament and State Legislature with Easy Tricks. दोस्तों, इस सीरीज में हम पूरी लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज. ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट है ना यहाँ पर, आपको बता दूँ इसके बेनिफिट सीरीज के कि इसके अंदर आप सब कुछ रिवाइज कर पाओगे, बहुत ही जल्दी रिकॉल कर पाओगे. एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चल रहे हैं हम इसके अंदर. प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर. और दोस्तों, ये सीरीज ना आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. और ये हमारी कुछ अपकमिंग सीरीज है जो आपको इसी चैनल आईएएस गाइड पर मिलेंगी. अब दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ना पार्लियामेंट के ये सब चीज़ें कवर कर ली थी, याद कर लिया था, समझ लिया था. अब दोस्तों, इसी के अंदर ना सीखा द्विवेदी का एक क्वेश्चन है. ठीक है, इनका एक डाउट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनका, और इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, अब इनके क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं. इनका क्वेश्चन जो है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर है. ठीक है, जिसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर के पार्लियामेंट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था. ठीक है, अब इनका पहले क्वेश्चन को पढ़ देंगे. इनका क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहे हैं सर कोई एमपी है, ठीक है, और वो साथ में प्राइवेट जॉब करके सैलरी ले सकता है क्या? या फिर सर एक एमपी है और उसको कोई गवर्नमेंट जॉब है उसकी, तो उसकी जो सैलरी आएगी उस गवर्नमेंट जॉब से, क्या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? एंड देन इनका क्वेश्चन है कि जो भी गवर्नमेंट के जो शेयर होते हैं ना 25%, ठीक है, किसी कॉर्पोरेशन के अंदर, किसी प्राइवेट फर्म के अंदर, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. इनका क्वेश्चन ये है. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी हम समझेंगे. ठीक है, मैं भी आपको समझाता हूँ इसको. और दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर. ठीक है, और ये आप देख सकते हो 2019 का क्वेश्चन है आपका. ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, आप देखो, आप इसके ना थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ो पहले. द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एक बात बताओ दोस्तों, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वेल डिफाइंड होता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आपका ये क्वेश्चन आता है क्या? डाउट में आता है? नहीं आता दोस्तों. कोई आर्टिकल नहीं है जो एक्सप्लेन कर रहा है पूरा सही से कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो आराम से आप गलत कर सकते हो. ठीक है, कि भैया वेल डिफाइंड, वो यहाँ लिख दिया वेल डिफाइंड वो भी. ठीक है, तो वेल डिफाइंड तो नहीं है. तो थर्ड स्टेटमेंट आप जैसे ही रॉन्ग करते हो ना, गलत करते हो, आपका आंसर 1 एंड 2 आ जाता है. ठीक है, चाहे आपको ये पता हो या ना हो कि द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, ये आपको पता हो या ना हो, एग्जामिनर बस ये चाहता है कि आपको ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पता होना चाहिए था. ठीक है, अब देखो, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959. अब देखो, पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट लेकर आई है 1959 में, और उसने करा क्या है, एग्जाम्स कर दिया है सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. और ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, हमने जो ये पार्लियामेंट ने जो एक्ट लेकर आया था 1959 के अंदर, ये लाया ही गया था इसलिए कि भैया आपको पता होगा एक पोस्ट है हमारे यहाँ लोकसभा के अंदर, वो है क्या बताओ, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी. ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहते हैं इसको. और इस समय आपको पता होगा लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन एक बहुत अच्छा पोजीशन है. ठीक है, अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत ही क्रूशल वर्क होता है. ठीक है, लोकसभा के अंदर, क्योंकि अब देखो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लेकर आ रही है उनका क्रिटिसिज्म कौन करेगा. ठीक है, अब देखो क्रिटिसिज्म भी ऐसा होना चाहिए ना जो कंस्ट्रक्टिव हो. ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बताए कि आपके अंदर क्या खामियां हैं इन पॉलिसीज के अंदर या फिर एक्ट के अंदर. ठीक है, इससे लोगों का फायदा है, नुकसान है. अब लीडर ऑफ अपोजिशन का काम तो ये होता है, वो भी बहुत सारे काम होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के. अब एक बताओ दोस्तों, लोकसभा के अंदर इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो वो है आपके राहुल गांधी इस समय. ठीक है, अब राहुल गांधी जी, ठीक है, इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है. एक बात और दोस्तों, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए ना, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन किस पार्टी का बनेगा, उसके लिए ना उनको होना चाहिए 1/10 ऑफ जितनी भी लोकसभा के अंदर सीट है, इनकी इन पार्टी को मिल जानी चाहिए 1/10 ऑफ सीट. अगर ये सिक्योर कर लेते हैं 1/10 ऑफ सीट लोकसभा के अंदर, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर इनकी पार्टी, तो उन्हीं के पार्टी से लीडर अपोजिशन बनता है. और इनकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस बार 1/10 ऑफ सीट मतलब सिक्योर कर पाई है. ठीक है, अब ये उस टाइम 2019 के इलेक्शन में नहीं कर पाई थी. ठीक है, तो उस टाइम लीडर अपोजिशन मतलब बहुत ही मतलब बन ही नहीं पाया था कांग्रेस का. अब बन गए हैं, तो अब बन गए हैं मतलब 2024 के इलेक्शन में. अब राहुल गांधी है इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन. अब लीडर ऑफ अपोजिशन का काम क्या होता है, देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन को ना बहुत अच्छे पर्क्स या बेनिफिट दिए गए हैं. ठीक है, अब इनको जो बेनिफिट्स दिए गए ना, इस समय जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना हमारे यहाँ. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, ये जितने भी बेनिफिट्स, ठीक है, सरकारी बेनिफिट जो भी होते हैं, इनके खर्चे जो होते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी कैबिनेट मिनिस्टर को मिलते हैं ना, वो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी को भी मिलता है. ठीक है, तो मतलब राहुल गांधी जी को जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना इस समय,
लेटर ऑफ अपोजिशन के। सो बोल रहे कैबिनेट मिनिस्टर को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है ना, जो बेनिफिट्स के कैबिनेट मिनिस्टर को मिल रहे हैं वो लेटर ऑफ अपोजिशन को ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अब लेटर ऑफ अपोजिशन को ये सारे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अब वो ये एक एमपी भी हैं, कौन, राहुल गांधी, तो ये क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन की एक पोजीशन बन रही है एक, ठीक है, एक ऑफिस बन रहा है एक, क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, इसलिए इसको एक्सेप्ट करा गया है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्शन डाले गए हैं। ठीक है, कि भैया हमने प्रिवेंशन कर दिया है और डिस्क्वालिफिकेशन को। ठीक है, हमने प्रिवेंट कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन को, क्योंकि इन सेवरल पोस्ट के अंदर जो है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना कहलाए। अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, फिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिस बनाना भी बहुत जरूरी है ना, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है वो सही से वर्क कर पाए। ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही से फंक्शन कर पाए। ठीक है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, या आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, पार्लियामेंट, जब मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा रहा होगा ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, तब मैंने आपको पढ़ाया भी था वो। अब देखो दोस्तों, अब उनका जो क्वेश्चन था शिखा द्विवेदी का, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन था कि भैया नोट, देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि भैया आरपी एक्ट 1951 में यह चीज मेंशन है कि नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेशन इन विच गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25% शेयर। मतलब कोई भी प्राइवेट फर्म है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट फर्म है, ये कंपनी है, उसके अंदर गवर्नमेंट के 25% शेयर हैं। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से इस फर्म के अंदर, ठीक है, इस फर्म से अगर उसे कोई भी एक एमपी है या एमएलए है, ठीक है, एमपी या एमएलए है, ठीक है, अब एमपी के लिए आर्टिकल हमारा क्या है, 102 है, ठीक है, और एमएलए के लिए 191 है आर्टिकल। ठीक है, अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं किसी फर्म के अंदर जहां पर 25% शेयर है गवर्नमेंट का, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा और इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा इस ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसका मतलब, देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 25% अगर किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होगा तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। उसके अंदर वहां से उसको कोई भी एक्सटर्नल बेनिफिट या एक्सटर्नल मनी या फिर क्या कहते हैं उसे, बेनिफिट्स और फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जैसे हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए, अदर इनकम नहीं होनी चाहिए ऐसी कंपनी से, ऐसी कॉर्पोरेशन से जहां पर गवर्नमेंट का 25% शेयर हो। ठीक है, या फिर आपने पूछा कि वो गवर्नमेंट जॉब से ले सकता है क्या, बिल्कुल नहीं ले सकता, गवर्नमेंट जॉब से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पहले तो आपको उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तब जाके वो एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा गवर्नमेंट जॉब से, तो अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब होती है तो। प्राइवेट जॉब करके, अब प्राइवेट जॉब करके का आंसर बता दूं, देखो ऐसी कंपनीज के अंदर वो प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते जहां पर गवर्नमेंट के 25% शेयर हो। इस चीज का आप क्लियर हो गए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना दोस्तों, ये वेल डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये चीज हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये चीज क्लियर करेगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट बता रखे हैं। ठीक है, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कैसे आप क्लियर करोगे, ठीक है, क्या बताओगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। और उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट को मतलब इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखो हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए ना ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके अंदर डीप में मत जाओ, ठीक है, क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मेंशन है, आपके आरपीए एक्ट में जो चीज मेंशन है, ठीक है, या पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाए हैं, जो चीज उसके अंदर है वो चीज पूछे जाएंगे आपसे। अब क्या चीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब से मतलब आपको गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है ना, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। 25% शेयर है किसी कंपनी के अंदर, वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। अब एक एमपी है, उसका कोई प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनी हो सकती है। ठीक है, और होती भी, आप अपने खुद देखो ना, अपने आसपास के एग्जाम्पल देखो। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ का जो एमपी है ना, इनका अच्छा खासा कॉलेज चल रहा है जी। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज चल रहा है इनका, अच्छा खासा, अच्छा पैसा आता है इनको। ठीक है, और ऐसा नहीं है इन्होंने छुपा रखा है। ठीक है, आराम से ये एडवर्टीजमेंट देते हैं पूरा, मतलब निकालते हैं किसमें, न्यूज़पेपर में पूरा देते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसे एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और एक बात और मैंने बताया था ना अभी इसके अंदर कि भैया ये 5 टाइम्स जो है अमेंड हो चुका है एक्ट, प्रिवेंशन वाला, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। और ये कब का हुआ है, 1960, 1992, 1993, 2006 और 2013 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है ना दोस्तों, तो आप मेरे से ना कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक बात और दोस्तों, मैं आपसे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हूँ। ठीक है, तो जो भी अभी तक जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है,
ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो जाकर ज्वाइन करो। आपको लिंक जो है ना वाईटी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम का, वरना तुम्हें वीडियो किसी न किसी वीडियो के अंदर लिंक के अंदर मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है टेलीग्राम ग्रुप का नाम है IAS गाइड बाय करण, ठीक है, IAS गाइड बाय करण। और वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ना अपना हैंडल भी दे रखा है, मतलब जहाँ पर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से कनेक्ट हैं, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है, और वो मेरे से डाउट अपने क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका आईडी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसे फिनिश करते हैं पार्लियामेंट के चैप्टर को। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स कि भैया हमारे पास ऑफिसर कौन कौन से हैं पार्लियामेंट के अंदर। अगर आप देखोगे लोकसभा के अंदर तो हमारे पास होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अब आओ राज्यसभा के अंदर तो हमारे पास होगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो ये हमारे कौन होते हैं, ऑफिसर होते हैं किसके, पार्लियामेंट के। अब इनके बारे में कुछ चीज़ जान लो, जैसे इनकी सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में। अब देखो, अब सैलरी और अलाउंसेस के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस भी देंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब क्या होता है, जहाँ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं होते हैं, ठीक है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो वहाँ से भी उनको एक अलाउंस मिलता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन आर द सेम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो, स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन, इनके जो है ना जो अलाउंसेस होते हैं, सैलरी अलाउंसेस, ये सेम होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक MP के होते हैं, ठीक है। बट चेयरमैन की बात करें राज्यसभा की, तो एक बात बताओ, जो हमारा चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो कौन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता हमारे इंडिया का, ठीक है। तो इनका तो अलग होना चाहिए ना। तो यस, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैज डिफरेंट रेट्स ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस एंड हायर एज ही आल्सो सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनसे ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी, चेयरमैन की, किसकी, राज्यसभा की। तो इनकी ज़्यादा होगी क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, ठीक है। चलो, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस। अब एक बात बताओ दोस्तों, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ठीक है, और या इनको बोल दो हम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या इनके पास कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस होगी इनके पास है? एक बात बताओ, क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के? होते ही नहीं है। तो इनको कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलनी ही चाहिए। क्यों मिलेगी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं होते राज्यसभा के, ठीक है। तो ही डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इनको कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ें याद रखना है दोस्तों, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समचुरी अलाउंस, आप देखो ये दोस्तों पता होना चाहिए कि स्पीकर के समचुरी अलाउंस कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, और डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की जो समचुरी अलाउंस होती है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होती है, ठीक है। अब ये समचुरी अलाउंस होता क्या है, अब इसको ना ऐसे याद रखते हो, फॉर एंटरटेनिंग के लिए, फॉर एंटरटेनिंग विजिटर्स के लिए, ठीक है, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मिलते हैं ये, ठीक है, जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिए समचुरी अलाउंस दी जाती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ठीक है। आप देखो, तो स्पीकर का होता है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन का बराबर होता है इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर, ठीक है। समचुरी अलाउंस मिलती है इनको। आप देखो, स्पीकर एट द सेम रेट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर एट द सेम रेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और डिप्टी चेयरमैन एट द सेम रेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये आप याद रहना चाहिए आपको चीजें। अब देखो, फिक्सिंग ऑफ डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बाय प्रेसिडेंट एंड स्पीकर। आई एम द प्रेसिडेंट, आई विल फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब किसकी डेट ऑफ इलेक्शन को फिक्स करेंगे, स्पीकर के। और जब ये स्पीकर अपॉइंट हो जाएगा तो ये किसके करेगा, ये करेगा डिप्टी स्पीकर का, ठीक है। तो आई एम द स्पीकर, आई विल फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अब आपसे पूछ, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे भाई स्पीकर कब इलेक्ट होता है, तो व्हेन स्पीकर इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन, तो एज सुन एज मे बी आफ्टर इज फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया कि जो स्पीकर होता है ना, ये ओथ नहीं लेते आफ्टर बिकमिंग या फिर अपॉइंटेड एज ए स्पीकर। क्यों? क्योंकि पहले से एज ए MP के ये ओथ अफर्मेशन ले चुके होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, याद करो चीज़ें दोस्तों। जैसे कि हम देखेंगे पार्लियामेंट केस के अंदर, तो पार्लियामेंट में हमारे पास 3 स्पीकर होते हैं, 3 स्पीकर्स होते हैं, ठीक है। अब हम इनकी बात कर रहे हैं कि भाई इनका जो वैकेंट जो है ना ऑफिस कब होगा, ठीक है, इनका ऑफिस जो है वैकेंट कब होगा। अब एक बात बताओ, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो वैकेंट होगा, क्या वो इन्हीं की तरह होगा, स्पीकर डिप्टी चेयरमैन की तरह ही होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका रिमूवल प्रोसेस अलग है इन सबसे, ठीक है। तो इसलिए उनका यहाँ पर हम पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए हमने बोला 3 स्पीकर इन केस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बट अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो वहां पर मिलेंगे आपको ऑल 4 स्पीकर्स, ठीक है। तो वहां पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सबकी बात कर रहे हैं। तो इनका ऑफिस जो है वैकेंट कब होगा,
ठीक है, तो CRR के केस में होगा। अब सी से यहाँ पर क्या है, सीजेस, ठीक है, आर से यहाँ पर क्या है, रिजाइन, और यहाँ पर आर से क्या है, रिमूवल, ठीक है। अब इनके ना रिमूवल प्रोसेस आ सकता है इनके खिलाफ, ठीक है, इनको रिमूव करने की बात कर सकते हैं स्पीकर को, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को रिमूव करने की बात कर सकते हैं, ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन को भी रिमूव करने की बात कर सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस अलग होता है ना इन सबसे, ठीक है। आप देखो, या फिर खुद से रिजाइन कर सकते हैं, तब इनका ऑफिस वेकेट हो सकता है, या फिर जो टेन्योर है पूरा, जो खत्म हो चुका है हाउस का जो टेन्योर है, ठीक है, लोकसभा का वो टेन्योर पूरा हो चुका है 5 ईयर का, तब इनका ऑफिस जो है वेकेट हो सकता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है आपको, रिमूवल प्रोसेस के अंदर इनको 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है, ठीक है, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, इन सबको 14 डेज का आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा जब भी आप उनको रिमूवल प्रोसेस के खिलाफ स्टार्ट करोगे। तो जब भी कोई रेजोल्यूशन आएगा तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए रिमूवल वाला, और इनको 14 डेज का एडवांस नोटिस मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, स्पीकर कंटिन्यूज हिज ऑफिस इवन इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। एक बात और दोस्तों, स्पीकर जो है ना अपना ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है आगे तक, ठीक है। क्यों करता है दोस्तों, देखो, अब हाउस जो है खाली होने वाला है तो स्पीकर तो उसका होना ही चाहिए ना। अब स्पीकर नहीं होगा, अब न्यू 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 हाउस बनने वाली है तो उसके लिए पहले से स्पीकर बैठा होना चाहिए ना, वो कुर्सी कैसे खाली रहेगी, ठीक है। तो इसलिए वो जो है ना, आई स्पीकर डू नॉट वैकेट माई ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स, ठीक है, इसलिए नहीं करते वो, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ो, स्पीकर ड्राइव्स हिज पावर्स एंड ड्यूटीज फ्रॉम पीसीआर, ठीक है। अब जो स्पीकर होता है ना वो यहाँ से अपनी पावर को ड्राइव करता है, ठीक है, पीसीआर से। अब पी से यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जो कन्वेंशन बनी हुई आई है, ठीक है, आज़ादी से, वो इंडिपेंडेंट जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ है, जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन बनी है उससे अपनी पावर को ड्राइव करेगा कौन, स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनको पावर मिल रही है, और आर से यहाँ पर क्या है, रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। अब देखो रूल्स एंड प्रोसीजर बनाया जाता है ना, भाई एक हाउस है, ठीक है, लोकसभा पूरा इतना बड़ा हाउस है, उसके अंदर सारे मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं, तो कोई रूल्स बनेगा नहीं बनेगा कि भैया सीटिंग कैसे चलनी चाहिए, कैसे बोलने का अधिकार होगा, कैसे हम पूरे हाउस के अंदर डिबेट चलाएंगे, तो उसका पूरा एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है, कंडक्ट होता है बिजनेस का पूरा, ठीक है, लोकसभा के। तो वहां से अपना जो स्पीकर है अपनी पावर्स को, ड्यूटीज को ड्राइव करता है। और एक बात और दोस्तों, स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ पीसीआर विद इन द हाउस। अगर बात आएगी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की, थोड़ा वेगनेस आ रही है, थोड़ा वेगनेस समझ में नहीं आ रहा, कोई कन्वेंशन है वो समझ में नहीं आ रही, तो स्पीकर जो है फाइनल इंटरप्रेटर होगा, ठीक है, उस वेगनेस को फील करने के लिए, उस गैप को फील करने वाला, ठीक है। फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब यही है कि भैया अगर कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, इसका इस रूल्स के अंदर, तो उन डाउट्स को क्लियर कौन करेगा, फाइनल, भैया फाइनल अथॉरिटी कौन है इसकी डाउट क्लियर करने वाली, तो है स्पीकर, ठीक है। और आपको पता होगा इस समय स्पीकर कौन है हमारे लोकसभा के, वो है श्री ओम बिरला, ये सेकंड बार बन गए लगातार, ठीक है। ये 2014 से लेके 2019 तक थे, नहीं थे, 2019 से लेकर 2024 तक रहे, और अभी 2024 से ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके ध्यान रखना, सेकंड टाइम बने। दोस्तों देखो, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि स्पीकर जो है ना चेयरमैन होता है, ठीक है, किस किस का, तो देखो इस कमेटी का, कौन सी कमेटी का, जनरल पर्पस कमेटी का, रूल्स कमेटी का, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का भी क्या होता है, चेयरमैन होता है स्पीकर, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इसको एक याद करने का तरीका और बताता हूँ, जीआरबी तो है ही याद करने का तरीका, एक तरीका और बताता हूँ। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि भैया रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ दी लोकसभा से ही अपने पावर ड्राइव करता है। देखो तो रूल्स वाले तो पावर ड्राइव कौन कर रहा है, स्पीकर, तो स्पीकर ही होना चाहिए इसका चेयरमैन। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल बात है स्पीकर ही होना चाहिए। अभी जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस मतलब सबके लिए इक्वल है, ठीक है, जनरल जनरल बात कर रहा है, तो इसके लिए भी स्पीकर ही होना चाहिए ना, क्योंकि एज अ जनरल कौन है, मतलब हाउस का स्पीकर तो वो ओम बिरला है, तो ओम बिरला ही होना चाहिए ना इसके स्पीकर जनरल पर्पस कमेटी के भी। यस, तो ऐसे करके आपको याद रखना चीजें। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि अगर स्पीकर का आपको रिमूवल करना है, इनके खिलाफ रेजोल्यूशन निकालना है रिमूवल का, तो इनको आपको 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होगा, और वो रेजोल्यूशन जो है ना इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और एक बात और दोस्तों, अगर ये रेजोल्यूशन है ना हाउस के अंदर आ गया, तब क्या होंगी स्पीकर के पास पावर्स, ठीक है, तो उनके पास जो पावर होगी वो होगी SVP, ठीक है। ऐसे क्या, ऐसे यहाँ पर क्या है, तो ये स्पीक मतलब बोल सकते हैं हाउस के अंदर, ठीक है, टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स, ठीक है, प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्ट भी ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं इन फर्स्ट इंस्टांस, ये ध्यान रखना, फर्स्ट इंस्टांस में ये वोट दे सकते हैं, ऐसे इनके पास कास्टिंग वोट होता है। लेकिन जब इनके खिलाफ रिमूवल प्रोसेस आएगा तो ये सबसे पहले वोट डाल सकते हैं, ठीक है, अपने जो भी उनका रेजोल्यूशन आ रहा है ना रिमूवल का, तो उस टाइम पे ही फर्स्ट टाइम पे ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब पी से यहाँ पर क्या है, कैन नॉट प्रेजेंट एट सिटिंग, सिटिंग का मतलब क्या है, एज ए स्पीकर ही सीट नहीं कर सकते, बट एज ए MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही मे बी प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और देखो,
सेम फॉर द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, बट नो वोटिंग एज रैशनल क्या इसके पीछे, ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट सो कांट वोट। अब देखो दोस्तों, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एमपी नहीं होता राज्यसभा का, तो उनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती एज अ, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। बट जब इनके पास, इनका भी जब रिमूवल प्रोसेस ऐसा आएगा चेयरमैन के खिलाफ भी राज्यसभा के अंदर, तो वो भी एसवी भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये वोट नहीं डाल सकते एज अ फर्स्ट स्टांस, ठीक है। बट स्पीकर एंड चेयरमैन बोथ हैव कास्टिंग वोट, इन दोनों के पास कास्टिंग वोट होता है, इसका ध्यान रखना, ये मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के पास ही कास्टिंग वोट होता है, स्पीकर और चेयरमैन के पास। इसके पीछे रेशनल क्या है, तो वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली वोट टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ टाई, ठीक है। जब भी टाई हो जाएगा हाउस के अंदर, ठीक है, अगेंस्ट के खिलाफ भी वोट सेम आगे, फेवर के खिलाफ भी वोट सेम आगे, तो ऐसे टाइम में ये जो है ना अपना कास्टिंग वोट डालते हैं स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। अभी ये होप आप दोनों, आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों के पावर्स के बारे में, स्पीकर और चेयरमैन के। अब आगे पढ़ते हैं। डिप्टी स्पीकर एक्ट्स एज अ स्पीकर इन केस ऑफ एवी। देखो, डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट होता है हमारे, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, वो कब स्पीकर बनते हैं, ठीक है, अगर स्पीकर जो है ना अब्सेंट होगा तब वो डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर बन जाएगा, और या फिर वो वैकेंट हो पोस्ट, ठीक है। या फिर स्पीकर क्या हो सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो एज ए रेजिग्नेशन देने में या फिर उनका रिमूवल प्रोसेस हो सकता है, तो वैकेंट हो जाएगी सीट, तो सीट जब वैकेंट हो जाएगी तो जो हमारा डिप्टी स्पीकर है ना वो एक्ट करेगा एज ए स्पीकर, ठीक है दोस्तों। अब देखो, डिप्टी चेयरमैन एक्ट्स एज अ चेयरमैन इन केस ऑफ एवीए। अब एक बात और दोस्तों, देखो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, ठीक है, हमने ये पोस्ट इसलिए बनाई है ताकि जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना वो कभी खाली ना हो, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट के अगर इन केस डेथ हो जाती है, ठीक है, खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना 6 मंथ्स के लिए एक्ट एज अ प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बन सकते हैं 6 महीने के लिए, 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं बनेंगे, क्योंकि 6 मंथ्स के अंडर अंडर में इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है, और नया प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाना चाहिए 6 मंथ्स के अंडर में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट में जो डिप्टी चेयरमैन है ना वो चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट है और वो बन गए इस टाइम में प्रेसिडेंट, तो इस 6 महीने पीरियड के लिए जो डिप्टी चेयरमैन है वो हमारे बन जाएंगे चेयरमैन, और अब्सेंट और वैकेंट में तो बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डिप्टी स्पीकर वाले में पढ़ाया है, ठीक है। और एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोटिस करना आप, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, इस चीज का ध्यान रखना, सबॉर्डिनेट नहीं है, उनके नीचे नहीं काम करते, ठीक है। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। जब ये स्पीकर वाला रोल अपनाएंगे, ठीक है, या डिप्टी चेयरमैन जब चेयरमैन वाला रोल अपनाएंगे, ठीक है, जब भी एक्ट करेंगे, तो उनके पास सेम पावर होती है जैसे स्पीकर के पास होती है और जैसे चेयरमैन के पास होती है, ठीक है। तो आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर एंड दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको नोट कर रखना अपनी लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, अब क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, ठीक है। अब देखो, फ्रीड से आपको याद रखना है कि जब फ्रेडरिक वाइट जो थे हमारे फर्स्ट स्पीकर थे 1921 के अंदर, ठीक है। स्नेक्स कौन थे, मतलब स्नेक्स से आपको याद रखना है सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो सचिदानंद सिन्हा तो आप मॉडल हिस्ट्री में पढ़ते भी हो कि हमारे फर्स्ट डिप्टी स्पीकर बने थे 1921 में, जब ये स्पीकर थे तो ये डिप्टी स्पीकर थे, डॉक्टर वो सचिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। और विथ से याद रखना है विठल भाई पटेल, ठीक है। अब ये 1925 में फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बने थे, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के हमारे ये फर्स्ट स्पीकर थे विठल भाई पटेल, ठीक है, इसका याद रखना आपको। और जीवी मावलंकर जी जो है ना फर्स्ट स्पीकर थे हमारे फर्स्ट लोकसभा के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना फर्स्ट लोकसभा, ठीक है। अब अब ये रखना आपको याद रखना है अनंत सयनम अयंगर, ये हमारे फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे फर्स्ट लोकसभा के, जब ये स्पीकर थे तो ये डिप्टी स्पीकर थे, ठीक है। तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके पीछे से भी ज्यादा नाम क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है, इसके ऊपर। दोस्तों देखो ये भी प्रीलिम्स के लिए ना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब वैकेंसी आती है ना स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, तो ऐसे में कौन बनेगा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, या फिर स्पीकर का रोल कौन करेगा, ठीक है। तो वैकेंसी में आपको याद रखना है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ द हाउस से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, और ये आपके प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये हाईलाइट रखनी है चीजें अपनी बुक के अंदर, ठीक है। तो वैकेंसी आएगी तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे मेंबर ऑफ द हाउस से। अगर अब्सेंस होंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो एनी वन फ्रॉम किस कहाँ से, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन।
अब देखो पैनल बनाया जाता है, ठीक है, राज्यसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी अब्सेंस होता है ना, स्पीकर डिप्टी स्पीकर, तो इन जो पैनल है ना, वाइस चेयरपर्सन से, इनमें से ही एक को स्पीकर बना दिया जाता है, स्पीकर का रोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये पैनल कब तक वैलिड रहेगा, तो ये ऑफिस जो है ना पैनल का, ये जब तक वैलिड रहेगा जब तक जो न्यू पैनल का जो है ना वाइस चेयरपर्सन का, ये नॉमिनेट ना हो जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और एक बात और दोस्तों, इफ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन इज नॉट प्रेजेंट, अब ये पैनल बनाया गया है, ठीक है, ये कुछ मेंबर्स का पैनल बनाया गया है और इनमें से भी अगर कोई आया नहीं है हाउस के अंदर, ठीक है, अब्सेंट है, तो क्या होगा ऐसे में, तो एनी अदर पर्सन एज डिटरमाइंड बाय द हाउस, ठीक है। तो कोई भी अदर पर्सन जो है, जो भी हाउस जो है वो बता दे, ये हाउस डिसाइड कर ले खुद से कि भैया इसको स्पीकर, ठीक है, बना दो अभी के लिए, ये एक्ट कर लेंगे एज अ स्पीकर, ठीक है, इससे हमारा जो सेशन है वो फंक्शन स्मूथली फंक्शन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी ना लीडर ऑपोजिशन पढ़ाया था, जब मैं आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझा रहा था, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए मेंस और प्रीलिम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है लीडर ऑपोजिशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मतलब निभाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि भैया 1/10 ऑफ सीट जो है ना सिक्योर करनी चाहिए लोकसभा के अंदर, ठीक है। कितनी, 1/10, और ये ध्यान रखना नो नॉट लेस देन 1/10 लिखा हुआ है, मतलब इससे कम तो होनी नहीं चाहिए टोटल स्ट्रेंथ के, ठीक है। उन्हीं का ही जो बनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा, ठीक है। अब इस समय जो है 2024 में 99 सीट आई है कांग्रेस की, ठीक है। तो 1/10 सीट इन्होंने सिक्योर कर ली है, ठीक है, लोकसभा के अंदर। तो इस समय जो है राहुल गांधी जो है कौन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ठीक है। अब ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा करो आप। अब देखो 2019 के इलेक्शन में ना कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन था नहीं, क्यों, ये टाइम सीट वैकेंट रही, क्यों रही, क्योंकि उस समय कोई सी भी ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई भी ऐसी अपोजिशन पार्टी थी जिसके पास 10% सीट आ गई हो, ठीक है, या फिर 1/10 ऑफ सीट मिली हो जिसको, ठीक है, ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 2019 में ये सीट वैकेंट थी लीडर ऑफ अपोजिशन की, बट 2024 में इस समय कौन है, राहुल गांधी है, ठीक है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये राज्यसभा के अंदर कौन थे, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, ये राज्यसभा के अंदर थे, ठीक है। और लोकसभा के अंदर इस समय कौन है, राहुल गांधी। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये चीज़ें याद रहेंगी आपको हमेशा। अच्छा, इसके ना आपके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, लीडर ऑपोजिशन के, और इनके फंक्शंस आपको याद रखने हैं ट्रिपल एस से, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, आल्सो नोन एज शैडो पीएम और माइनॉरिटी लीडर। अब देखो शैडो पीएम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना इस टाइम में जो पीएम होते हैं ना, प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, अब इनके क्रिटिसिज्म बताते हैं ये सब, ठीक है, कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बताते हैं कि भैया अगर मैं पीएम होता तो मैं ये करता, ठीक है, लोगों के लिए ये करता, कंट्री के लिए ये करता। तो एज अ शेडो पीएम ये वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है, स्टेटस ऑफ मिनिस्टर, भैया जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, सेम इनको भी बेनिफिट्स मिलते हैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, जो जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है सेम बेनिफिट, सेम पर्क्स वगैरह, ठीक है, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो सेम इनको लीडर अपोजिशन को ही मिलते हैं। और ऐसे क्या है, फिर से स्टेचुटरी रिकॉग्निशन मिली हुई है इनको, ठीक है। तो इनके वो एक स्टेचुटरी ऑफिस है ये लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। और इनको कब मिला है, 1977 में, ठीक है। अब ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, ठीक है, और फंक्शंस जान लो लीडर ऑफ अपोजिशन के, और वो है कामा से, ठीक है। इसे यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं पॉलिसीज का, ठीक है, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है जो भी पॉलिसीज निकाल रहे हैं उनका क्रिटिसिज्म करने का काम ही होता है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म करने से ही अच्छी पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट देखती है कि भैया इनके पॉलिसीज के अंदर या जो भी एक्शंस ले रहे हैं ये इनके अंदर क्या खामियां हैं, क्या इनको ठीक करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर क्या है, फॉर्म्स अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट इस टाइम बीजेपी के, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है के खिलाफ, तो ऐसा हो सकता है भैया कांग्रेस के अंदर 99 सीट इस समय कांग्रेस के पास, तो इनकी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है, तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन सकती है, यस। एम से यहाँ पर क्या है, मॉनिटर द रूलिंग पार्टी एक्स एक्सिस, ठीक है। रूलिंग पार्टी अगर कुछ ऐसा गलत काम कर रही है, ठीक है, कुछ अपना पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो इनको ये मॉनिटर करते हैं, बताते हैं लोगों को, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है, पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सच एज सीबीआई, सीवीसी, सीआईसी, लोकपाल। अब जितने भी है देखो, जैसे सीबीआई है, सीवीसी है, सीआईसी है, इनके अंदर जो चीफ इनके अपॉइंट होते हैं, जो भी चेयरपर्सन अपॉइंट होते हैं,
ठीक है। फिर जो लोकपाल अपॉइंट होता है तो उस कमेटी के अंदर ये एक मेंबर होते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेशन जो देते हैं नामों का, ठीक है, कि किसको सीबीआई का चीफ बनना चाहिए, ठीक है, सीवीसी कौन बनना चाहिए, ठीक है, ये लोकपाल कौन बनना चाहिए, तो उनके अंदर ये नेम रिकमेंडेशन के अंदर भी एज ए मेंबर होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ये, ठीक है। तो इवोर जेनिंग ने बोला है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो एक अल्टरनेटिव पीएम होता है, ठीक है। तो ये आपको मेन से वैल्यू एडिशन में काम आएगा, ठीक है। ये लाइन जो मैंने अभी आपको बताई कि इवोर जेनिंग ने बोला है लीडर ऑफ अपोजिशन इज अ अल्टरनेटिव पीएम, और ये सारे पॉइंट्स भी आपके मेन से भी काम आएंगे और ये प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब विप को जानते हैं कि विप क्या होता है। देखो दोस्तों, विप मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ कि विप क्या होता है। देखो, हर पार्टी जो है ना एक असिस्टेंट फ्लो लीडर बनाती है, ठीक है, हर पार्टी। अब वो बनाती क्यों है ये, देखो, अब बीजेपी के अंदर इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। अब कांग्रेस के पास भी है एमपीज, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि भैया कोई बिल जो है पास हो जाए, बीजेपी वाले चाहते हैं कि ये बिल पास करना चाहते हैं, और कांग्रेस चाहेगी कि नहीं ये बिल हम पास करना नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हो, ये सपोर्ट में है बिल के, ये खिलाफ में है। अभी क्या करेंगे, आपने जितने भी इस समय प्रेजेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये चाहेंगे कि भैया सारे के सारे प्रेजेंट हो, सारे प्रेजेंट होंगे तो वोट करेंगे फेवर के अंदर, फेवर में वोट करेंगे तो तभी तो बिल पास होगा। अब ये क्या चाहेंगे कि सारे के सारे प्रेजेंट हों कांग्रेस वाले, ठीक है, सारे सारे कांग्रेस के एमपी प्रेजेंट हों और इसके खिलाफ में अगेंस्ट वोट डालें, ठीक है। तो ये विप इशू करते हैं कांग्रेस वाले भी, इनका भी अगेंस्ट फॉर होगा, ठीक है, अपने मेंबर्स को विप इशू करेंगे, बीजेपी वाले भी अपने मेंबर्स को विप इशू करेंगे कि भाई सब प्रेजेंट होंगे और सब इसके फेवर में वोट डालेंगे। अगर फेवर में वोट नहीं डाला तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। ऐसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भैया आपको आना है, अगर आप अपसेंट हो गए ना और आपने इसके अगेंस्ट वोट नहीं डाला तो आपके खिलाफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। आप जो पार्टी है वो आपको निकाल सकती है, ठीक है। चलो, तो ये विप के बारे में आप जान गए। तो विप क्या है, विप करता क्या है, तो बी से यहाँ पर है विप, मतलब बेड है, बी से यहाँ पर क्या है, मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ पार्टी मेंबर्स, तो बिहेवियर जो भी है पार्टी मेंबर्स का उनको ये मॉनिटर करता है। ए से यहाँ पर क्या है, एंश्योर्स अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। डी से यहाँ पर क्या है, गिव डायरेक्टिव्स एंड टेक्स डिसिप्लिनरी एक्शन इफ नॉट फॉलोड, ये मैंने बताया आपको, अगर वो प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है, उनको बोला कि भाई आपको आना है, ठीक है, सेशन के अंदर आपको अगेंस्ट में वोट डालना है या फेवर में वोट डालना है, अगर आपने नहीं करा तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, दैट इज विप, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ ना इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करने के लिए, ठीक है, यहीं पे रोकने के लिए, क्यों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। और देखो दोस्तों, 138 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट रजिस्टर का बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं ऐसे ही 30 टू 35 मिनट्स की वीडियोस के अंदर मैं इसको फिनिश करूंगा, ठीक है, ऐसे अलग अलग पार्ट के अंदर इस वीडियोस को ला ला के फिनिश करूंगा। ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मेरे कि हर दिन आपको एक वीडियो दे दूँ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं प्रीलिम्स के 2025 के, तो मेरी कोशिश है कि मैं हर दिन आपको एक वीडियो यूट्यूब पर दे दूँ। और जल्दी ही एनवायरनमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, एनवायरनमेंट की फर्स्ट वीडियो आ चुकी है और इकोनॉमिक्स की सीरीज को भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इन दोनों सीरीज को साथ लेकर चलेंगे और ये हमारी जो पॉलिटिक्स सीरीज है ये तो फिनिश होने वाली है हमारी, ठीक है। पार्लियामेंट के बाद आपको मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करा दूंगा और ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं पॉलिटिकल फिनिश हो गए हैं। और जो छोटे मोटे चैप्टर रह जाएंगे पॉलिटिक, इनको मैं कंबाइंड लेक्चर के अंदर फिनिश करा दूंगा आपको, ठीक है, रैपिड रिवीजन में, ठीक है दोस्तों। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के थर्ड पार्ट में मिलते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर में, और ये आपको कल तक मिल जाएगी वीडियो, डोंट वरी। और इसी तरीके से पढ़ो सब कुछ, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आता है ना तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे और भी बच्चे कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो और ऐसे करके आप क्वेश्चन अपना क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।